तो चलो हम लोग है ना फिजिक्स का एकदम फ्रेश ब्रांच ऑप्टिक्स इसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी तक है ना आप 12 के फिजिक्स में जो भी पूरा का पूरा सेक्शन अभी तक आप डिस्कस किए दैट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, उसके बाद ईएमआई, एसी, ईएम वेव। ईएम वेव तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन था आपके इस ऑप्टिक्स के स्टार्ट करने के पहले। लाइट के बारे में एग्जैक्टली बोलो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पूरा पोर्शन खत्म करने के बाद अब बारी है ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स में बेसिकली वी आर डीलिंग विथ लाइट। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग सबको जानते हैं कि लाइट का हम लोग इसमें डिस्कशन करते हैं। लेकिन लाइट के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, इसको किसी एक खास नेचर के साथ आप बांध नहीं सकते। आप ये कह दीजिएगा कि लाइट के पास रे नेचर है, रे ऑप्टिक्स, तो कुछ फेनोमेनन ऐसा होगा जो लाइट को रे की तरह आप ले सॉरी लाइट को रे की तरह लेके आप कभी भी उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे। उस समय लाइट को आपको वेव की तरह लेना पड़ेगा। तो आप आते हैं डिस्कशन करते हैं वेव ऑप्टिक्स के बारे में। फिर लाइट का कुछ ऐसा भी प्रॉपर्टी है जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें रे लेके या वेव लेके आप है ना कुछ नहीं कर सकते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। तो उस समय लाइट को पार्टिकल की तरह लेना पड़ता है। तो लाइट सिचुएशन के हिसाब से अपना जो फेनोमेनन शो करता है, उन फेनोमेनन्स को करेक्टली एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को तीन तरह के नेचर में मेनली डिवाइड करके रखा गया है। और जरूरत के हिसाब से आपको लाइट को कभी रे की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, लाइट को कभी वेव की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, और लाइट को कभी पार्टिकल की तरह लेके चलना पड़ेगा। सो बेसिकली ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट के फेनोमेनन का डिस्कशन करते हैं, जिसमें अगर आप देखिएगा तो इमेज का फॉर्मेशन, शैडो का फॉर्मेशन, ये एक साथ है। उसके बाद फिर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ये तीन एक साथ होगा। और एक नेचर होता है वो है हम लोगों का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बेसिक तीन ऐसा पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है लाइट का, तीन सेट ऑफ प्रॉपर्टी है लाइट का, जो लाइट को तीन अलग अलग नेचर में डिवाइड करके रखता है। जब भी आप लाइट से कहीं इमेज का फॉर्मेशन या शैडो का फॉर्मेशन देखें, ये आप तभी एक्सप्लेन करेंगे जब आप लाइट को रे की तरह लेंगे। सो ये सब आप रे ऑप्टिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। रे ऑप्टिक्स, light is supposed to be a ray. Light is supposed to be a ray which moves in a straight line, and the direction of motion will be changed only after reflection or refraction. लाइट एक रे है, स्ट्रेट लाइन में चलता है, और उसका स्ट्रेट लाइन पाथ तभी चेंज करेगा जब या तो वो रिफ्लेक्ट हो किसी सरफेस से या फिर वो रिफ्रैक्ट हो किसी सरफेस से, आइदर रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट। फिर देखो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ये लाइट का तीन ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें लाइट को आपको वेव की तरह लेना होगा। वेव ऑप्टिक्स, लाइट को आपको वेव की तरह लेना पड़ेगा। जब आप लाइट को वेव की तरह लेंगे देन इट इज सपोज टू बी हैव टू शो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। जैसे रेनबो का फॉर्मेशन, ठीक है, रेनबो का फॉर्मेशन वो हमारे इसी पर्टिकुलर डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस का कॉन्सेप्ट होता है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को मिला के रहता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब वहां पे लाइट को अगर आप रे लेके चलिएगा ना तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाइएगा, ठीक है। अब आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालना, रेडिएशन गिरा के इलेक्ट्रॉन को निकालना, यह आप तभी प्रूफ कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो आइंस्टाइन का थ्योरी है उसके हिसाब से, जब आप लाइट को पार्टिकल माने। लाइट इज फ्लो ऑफ क्वांटा, क्वांटा मतलब फोटोन, लाइट इज फ्लो ऑफ क्वांटा, छोटा 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 पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी का फ्लो। लाइट इज सपोज टू बी अ क्वांटा, फ्लो ऑफ क्वांटा, फोटॉन्स। तो कोई अगर हमसे बोले कि सर हम लोग तो कंफ्यूज हो गए,
आप ही बता दीजिए लाइट के पास इन तीनों में से कौन सा प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है। देखिए भाई, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग इसके ऊपर रिसर्च किए, लोग तो कुछ कंफर्म करके बता ही नहीं पाए हमको। हम तो वही उन्हीं का बताया हुआ चीज आपको पढ़ाते। यंग्स 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 ग्रेट साइंटिस्ट अपने समय में वो बोले लाइट के अंदर रे नेचर हो ही नहीं सकता, लाइट इज सपोज टू बी वेव। तभी वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिए, इंटरफेरेंस को बताए, डिफ्रैक्शन को बताए, ये सब बताए। अब आइंस्टाइन, कोई भी एक पर्सन जो साइंस से रिलेटेड होगा उनको आइंस्टाइन का नाम नहीं पता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आइंस्टाइन का कहना था कि लाइट ना रे है ना वेव है, वो तो पार्टिकल है। तो वो कभी भी ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए कि लाइट के पास वेव है या रे नेचर, वो बोले लाइट पार्टिकल है। तो ये नेचर है। आपको हम लोग को क्या करना है, उनके बताए गए मार्ग को फॉलो अप करना है। इमेज और शैडो का फॉर्मेशन हम लोग है ना जब करेंगे तो रे ऑप्टिक्स लिखेंगे, जब इन फॉर्मेशंस को पढ़ेंगे तो वेव ऑप्टिक्स मान के चलेंगे, और जब इसको लेके चलेंगे तो हम लोग पार्टिकल मान के चलेंगे। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हाँ सर। तो अपना पूरा ध्यान इस पे रहेगा अभी, उसके बाद फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और ये हम लोग है ना मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, ये अब जब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे उस समय आएगा। मॉडर्न फिजिक्स, चलो स्टार्ट करते हैं रे ऑप्टिक्स। Light is supposed to be a ray travel in a straight line and changes its direction only after reflection or refraction। रे ऑप्टिक्स में लाइट को आप एक रे की तरह लेते हैं, रे की तरह लेते हैं जो स्ट्रेट लाइन में चलता है, और अपना स्ट्रेट लाइन पाथ तभी बदलेगा जब या तो वो किसी ऐसे सरफेस से टकराए जो रिफ्लेक्शन का फेनोमेनन दे, या फिर मीडियम चेंज करके अपने आप को रिफ्रैक्ट करे। तो वैसे तो आप लोग जानते होंगे लोअर क्लास में रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, बट मेरा काम है सब कुछ बेसिक से लेके यहाँ चलना। तो एक पार्ट है रिफ्लेक्शन और एक पार्ट है लाइट का रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये दो प्रोसेस आपके पास है। रिफ्लेक्शन क्या है? लाइट किसी सरफेस पे गिरे और सरफेस उसको उसी मीडियम में वापस भेज दे। लाइट किसी सरफेस पे गिरे और सरफेस उस पर्टिकुलर लाइट को उसी मीडियम में वापस भेज दे अंडर सर्टेन लॉज, कुछ लॉ को फॉलो करके, उसको आप कहते हैं रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन हुआ, लाइट किसी सरफेस पे गिरे और वो उस सरफेस के बाद अपना मीडियम बदल के दूसरे मीडियम में इंटर कर जाए, फिर से अंडर सर्टेन लॉज, कुछ लॉ को फॉलो करके, उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो आपके पास जो रिफ्लेक्शन है उसको आप बेसिक वर्ड्स में बोले लाइट will return back in same medium. Light will return back in same medium after incident on एनी सरफेस। किसी सरफेस पे लाइट गिरा और इस सरफेस पे लाइट गिरने के बाद उसी मीडियम में वापस आ गया, ठीक है, इसको आप कहते हैं रिफ्लेक्शन। मिरर
मिरर पे लाइट गिरा, टकरा के उसी मीडियम में वापस, लाइट गिरा, टकरा के उसी मीडियम में वापस, दैट इज रिफ्लेक्शन। ठीक है, लेकिन अगर मीडियम बदल ले, लाइट इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस and changes its medium, incident on any surface and changes its medium। ठीक है, जैसे लाइट हमारे इस सरफेस पे गिरा और मीडियम बदल के दूसरे मीडियम में इंटर कर गया, देन फेनोमेनन इज सेड टू बी रिफ्रैक्शन। तो आपको जो रे ऑप्टिक्स भी डिस्कस करना है उसको भी आपको दो पार्ट में पढ़ना है, एक है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन में लाइट किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर गिरेगा और उसी मीडियम में वापस आ जाएगा अंडर सर्टेन लॉज, और रिफ्रैक्शन में लाइट गिरेगा सरफेस पे और मीडियम बदल के दूसरे मीडियम में इंटर कर जाएगा अंडर सर्टेन लॉज। ठीक है, तो हमारा पूरा ध्यान होगा रिफ्लेक्शन पे, हमारा पहला टॉपिक होगा रिफ्लेक्शन, बाद में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। ठीक है, आगे बढ़े। ये है तुम्हारे पास रिफ्लेक्शन। देख चुके हो कि लाइट किसी सरफेस पे गिरता है एंड रिटर्न बैक इन सेम मीडियम। जब आप रिफ्लेक्शन का बात करते हैं तो आपके पास पहला टर्म आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा जी, आपको याद होगा क्या दो लॉ था रिफ्लेक्शन का, बोलिए फटाफट, ये सब बेसिक्स है, जल्दी जल्दी निकाले सबको, बोलिए बोलिए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जल्दी। Sir, the reflected ray, the incident ray and the normal all belongs to the same plane। बिल्कुल सही, वेरी गुड। और एक, और angle of reflection is equal to angle of incident ray। वेरी गुड। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर सरफेस पे मान लो लाइट गिरा, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लाइट इस पे गिरा और रिटर्न बैक इन सेम मीडियम, तो इसको आप कहते हैं इंसिडेंट लाइट। ये है हम लोगों के पास रिफ्लेक्टेड लाइट और ये रहा नॉर्मल। तो फर्स्ट लॉ तुमको ये बताता है कि ये जो तीन है, इंसिडेंट लाइट है, रिफ्लेक्टेड लाइट है या रे है और नॉर्मल, ये तीनों हमेशा सेम प्लेन को बिलोंग करता है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in same plane। ये सब सेम प्लेन को बिलोंग करता है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन, ये सब सेम प्लेन को बिलोंग करता है, ये तीनों सेम प्लेन में है। और दूसरा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बना हुआ एंगल, इसको आप इंसिडेंट एंगल कहते हैं। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बना हुआ एंगल, इसको आप एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर सेम। क्या मेरी बात समझ में आ रही? यस सर। ठीक है, तो ये दो चीज। अच्छा, एक सेम प्लेन वाला जो मसला है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ये सेम प्लेन समझते हो ना? देखो जैसे मेरा ये तीन फिंगर है, तो ये तीन फिंगर देखो अभी एक प्लेन में है, बीच वाला नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, तो ये रिफ्लेक्टेड रे, ये सब एक प्लेन में है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे करें तो ये एक प्लेन में नहीं आएगा, ये दोनों एक प्लेन में आएगा, ये दोनों एक प्लेन में आएगा, ये, लेकिन तीनों एक प्लेन में नहीं आएगा, ये तीनों एक प्लेन में नहीं आएगा। तो एक प्लेन में करने के लिए आपको ये तीनों ऐसे रखना पड़ेगा ताकि एक प्लेन में लाई करे। नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे मस्ट लाई इन द सेम प्लेन। आई होप सो समझ में आ रहा होगा। यस सर। ठीक, अब देखो समझने का थोड़ा जरूरत है आपको। आप किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं और आप किसी ऑब्जेक्ट को वॉल के सामने रखते हैं, वॉल के सामने, दीवाल के सामने।
किस केस में तुमको उस ऑब्जेक्ट का इमेज दिखाई देता है? सर मिरर के सामने। मिरर के सामने। अच्छा, वॉल के सामने क्यों दिखाई नहीं देता? क्या वॉल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है? ये दोनों लॉ वॉल पे काम करता है। जैसे ये वॉल है मान लो, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहा है। ये तो तुम्हारे डिफ्यूज्ड सरफेस है तो फॉलो कैसे करेगा? ये तुम्हारे पास रफ सरफेस है। जैसे मान लीजिए आपका वॉल है और ये मान लीजिए प्लेन मिरर है। ये मिरर है, पॉलिश सरफेस। ये पॉलिश्ड सरफेस है। आप बताइए इन दोनों में से किस केस में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहा है? फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में। किसी और को कुछ कहना है? किसी और को कुछ कहना है? नहीं। वेरी गुड। याद रखिए कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पॉलिश्ड सरफेस एज वेल एज रफ सरफेस दोनों जगह फॉलो होता है। देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होगा। जस्ट अ मिनट। अच्छा, अभी क्लास में हाँ, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों दिख रहा है ना आकाश? बराबर है ना? हाँ सर, अगर एक प्लेन पे कर देते तो। नहीं यार, ये प्लेन में भी है और लॉ मतलब लॉ जो है, ये जो लॉज है वो रफ सरफेस भी फॉलो करता है और वो कोई पॉलिश सरफेस भी फॉलो करता है। रफ सरफेस भी फॉलो करता है और पॉलिश सरफेस भी फॉलो करता है। जैसे ये वॉल है, ये भी हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है, और जैसे कोई मिरर है वो भी हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है। तो आप याद रखिएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन will be followed by polished as well as rough surface. Law of reflection will be followed by polished as well as rough surface. ये दोनों करता है। लेकिन यहाँ पे दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट भी आता है कि सर अगर हम मिरर के सामने खड़े हैं तो मेरा तो इमेज बनता है पीछे, लेकिन हम वॉल के सामने खड़े हैं या रफ सरफेस के सामने खड़े तब तो ऐसा नहीं बनता। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? देखिए, आप इन चीजों को समझ लीजिए ध्यान से। हम आपको एक एक चीज का आंसर देंगे, कंफ्यूज भी करेंगे, फिर उसका आंसर देंगे, क्लियर करेंगे, आंसर देंगे, क्लियर करेंगे। ठीक है, चीजें आगे बढ़ेंगी, धीरे धीरे आगे बढ़। होता क्या है, आप जब किसी पॉलिश सरफेस का बात करते हैं, मान लीजिए यहाँ एक ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से एक रे गया, टकरा के वापस आप इसको हाइपोथेटिकली पीछे बढ़ा दी। दूसरा रे गया कहीं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किया, इधर आ गया, आप इसको हाइपोथेटिकली पीछे बढ़ा दिए। तीसरा रे गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो किए और इधर बढ़ा दिए। अगर आप चौथा रे लीजिएगा, ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा और इधर आ जाएगा। आप पांचवा रे लीजिएगा, वो भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, इधर आ जाएगा। मतलब आप कितना भी रे ले लीजिए, कितना भी रे आप ड्रॉ कर दीजिए, सब रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा लगेगा कि एक ही जगह कट रहा है और यहीं पे एक इमेज बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप किसी रफ सरफेस का बात करते हैं, जब आप किसी रफ सरफेस का बात करते हैं, मान लीजिए ये एक रफ सरफेस है, आप इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रख दिए, ऑब्जेक्ट से रे आया, टकराया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करके इधर चला गया, आप उसको देख लिए, हाँ जी इधर है। फिर ऑब्जेक्ट से एक रे आया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके इधर चला गया, हाँ जी चलिए ये यहाँ आ गया। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट से एक रे आया, वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके सपोज है ना इधर चला गया।
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके इधर चला गया, तो हाँ जी वो इधर आ गया। इसी तरह ऑब्जेक्ट से एक रे यहां गिरा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके इधर चला गया, हाँ जी ठीक है, इसका इधर बढ़ा दीजिए। अब आप एक चीज देखिए ध्यान से कि इस तरह के रफ सरफेस में, इस तरह के रफ सरफेस में, ठीक सॉरी रफ सरफेस में रिफ्लेक्शन हो रहा है, जहां जहां रिफ्लेक्शन हो रहा है वहां लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलोड है। फिर से, इस तरह के रफ सरफेस में जहां जहां रिफ्लेक्शन हो रहा है सब जगह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलोड है, लेकिन रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रेज है वो एक पॉइंट पे नहीं कटता, सब अलग अलग कट रहा है। ये वाला रे जहां कट रहा है, वहां वाला दूसरा जगह, वो तीसरा जगह, वो चौथा जगह, सब अलग अलग कट रहा है। अलग अलग रिफ्लेक्टेड रेज के अलग अलग पॉइंट पे कटने की वजह से जैसा शार्प इंटेंस इमेज इस केस में बनता है, उस तरह का शार्प या इंटेंस इमेज इस केस में नहीं बन पाता। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। ड्यू टू इंटरसेक्शन of reflected rays at different points, no sharp image is formed. कोई शार्प इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, जबकि इस केस में शार्प इमेज का फॉर्मेशन होता है। शार्प इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो होता क्या है कि आपको इमेज का फॉर्मेशन जो है वो मिरर्स के केस में दिखाई देता है, या मिरर जैसे पॉलिश सरफेस पे आपको इमेज का फॉर्मेशन दिखाई देता है, लेकिन रफ सरफेस पे जहां इक्वली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलोड है वहां इमेज इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि वहां पे रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज अलग अलग पॉइंट पे कट रहा है। रिफ्लेक्ट होने के बाद रेज अलग अलग पॉइंट पे कट रहा है। अगर रेज अलग अलग पॉइंट पे कट रहा है तो इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता। गलत बोल गए। इमेज का फॉर्मेशन होता है, उसका इंटेंसिटी इतना ज्यादा नहीं होता कि हम लोग को नेकेड आई से दिखाई दे पड़े। मेरी बात समझ में आई? यस सर। चलिए बढ़िया। तो यहां तक आपको धीरे धीरे लेके आए। ऑप्टिक्स से हम लोग स्टार्ट किए। ऑप्टिक्स का मतलब, उसके बाद रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का लॉज, कहां इमेज बनेगा कहां नहीं बनेगा, वो सब। अब आइए, रिफ्लेक्शन सेक्शन को भी आपको, पॉलिश सरफेस को भी आपको दो पार्ट में पढ़ना है। पॉलिश सरफेस, इसको भी आपको मेनली दो पार्ट में पढ़ना है। एक है प्लेन मिरर और एक है आपका जाना पहचाना स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर, रेज आया रिफ्लेक्ट होके इधर, और ये है तुम्हारे पास स्फेरिकल मिरर। अंदर से ऐसे पॉलिश कर दो तो इसको आप कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और अगर बाहर से पॉलिश कर दो तो इसको आप कहते हैं कॉनकेव मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको हम लोग देखिए, आप लोग जो जूनियर क्लास में कुछ पढ़ के भी आए हैं ना, 10 में तो ऑब्वियसली आप ऑप्टिक्स पढ़े हैं, तो आप इस पे बहुत कम समय दिए, आप मेन डिस्कशन इससे किए हैं और बहुत सारी चीजें आप पढ़े भी हैं इस केस में। लेकिन हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे प्लेन मिरर से। प्लेन मिरर पे भी अच्छा खासा डिस्कशन है। हाई स्कूल के लिए थोड़ा कम इंपॉर्टेंस रखता है, कंपटीशन में इसका अच्छा डिमांड, मतलब अच्छा तरीके का क्वेश्चन सेट किया जाता है। सो थोड़ा सा प्लेन मिरर पे हम लोग काम कर ले, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े।
ठीक है, पहले प्लेन मिरर और प्लेन मिरर से रिलेटेड जो डिस्कशन है उसको कैरी आउट करते हैं। तो देखो जी, स्टार्टिंग विथ प्लेन मिरर। देखिए प्लेन मिरर क्या है ना, कि कोई एक प्लेन सरफेस को एक तरफ से आप पॉलिश करके एक तरफ को अच्छे से स्मूथ करके उसको रिफ्लेक्शन में यूज कर रहे हैं, उसको आप प्लेन मिरर कहते हैं। अब प्लेन मिरर का मतलब हो गया एक प्लेन सरफेस। किसी भी प्लेन सरफेस का याद रखना रेडियस होता है इनफाइनाइट, तो प्लेन मिरर का भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इनफाइनाइट। अब आप लोग तो सीखे होंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में रिलेशन था कि F इज इक्वल टू R/2। तो किसी भी प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ है याद रखना वो भी होता है इंफिनिटी। तो किसी भी प्लेन मिरर का अगर आपसे बोला जाए रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ, याद रखिएगा दैट वैल्यू इज इनफाइनाइट। बेसिकली कॉनकेव और कॉन्वेक्स में आप जानते हैं कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर एग्जिस्ट करता है, लेकिन प्लेन मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर एज वेल एज फोकल लेंथ बोथ आर इनफाइनाइट। नाउ वी हैव मिरर फॉर्मूला। बताओ जी बताओ मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला वेरी गुड, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अब बिकॉज आपके पास प्लेन मिरर का फोकल लेंथ है इंफिनिटी, तो आप लिख सकते हो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपको आएगा v इज इक्वल्स टू -u। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस? v का मतलब होता है ऑप्टिक्स में डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। v का मतलब होता है ऑप्टिक्स में डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, और u का मतलब होता है ऑप्टिक्स में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। अगर हम लिखते हैं v इक्वल्स टू -u तो इसका एक सेंस बनता है। प्लेन मिरर के केस में मिरर से जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने ही डिस्टेंस पे उसका इमेज भी होगा। जैसे ये मिरर है, तो अगर इसके सामने में ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे रखे हो तो इमेज इसके पीछे 10 सेंटीमीटर पे बनेगा। बस बात वही है कि ऑब्जेक्ट सामने है तो इमेज पीछे बनेगा, ये माइनस साइन उसी के लिए है। कभी भी प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज मिरर के एक साइड में नहीं बनता। अगर ऑब्जेक्ट सामने है तो इमेज पीछे है, और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट पीछे है तो इमेज सामने है, इसलिए ये माइनस साइन लगता है। और मिरर से ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस होगा इमेज का भी डिस्टेंस उतना ही होगा, बस दोनों होगा अपोजिट डायरेक्शन में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। सर एक बार v और u वाला का बता दीजिए, डिस्टेंस ऑफ मिरर क्या बोले? हाँ दिखा रहे। सो फॉर प्लेन मिरर, ध्यान से देखो, रेडियस ऑफ कर्वेचर इंफिनिटी, फोकल लेंथ इंफिनिटी, एंड v इज इक्वल्स टू -u। v इज इक्वल्स टू -u। मान लो ये हम लोगों का प्लेन मिरर है, ये हम लोगों का प्लेन मिरर है। अब कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, तो मिरर से जो इसका डिस्टेंस होगा उसको आप u से दिखाएंगे। तो जैसा कि अभी आप देखें, कहीं भी रे ले जाइए वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता हुआ लौटेगा। तो इसको आप हाइपोथेटिकली पीछे बढ़ाइएगा तो ये इसको यहां इंटरसेक्ट करेगा। यहां जहां इंटरसेक्ट किया वहां इमेज बना। अब यहां से यहां तक का दूरी ये v कहलाएगा। पूरे ऑप्टिक्स में u और v का जो सिंबल आप यूज करते हैं ना, वो एक ही चीज के लिए होता है। u का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। u क्या है? तो ये है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। और v क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर।
तो एक है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर और एक है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। प्लेन मिरर के केस में ये दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इन केस ऑफ प्लेन मिरर, ऑब्जेक्ट and image both are on opposite side of mirror। ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो मिरर के अपोजिट साइड में एग्जिस्ट करता है। हाँ जी आकाश बोलो, क्या पूछ रहे थे उस समय? सर वही वी और यू का नेम पूछ रहे। मीनिंग हो गया क्लियर? हाँ सर मीनिंग क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, बहुत बार स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज, देखो बहुत बार स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है ऑब्जेक्ट और इमेज में रियल और वर्चुअल कौन। एक चीज तो बहुत मोटा मोटा आप ऐसे समझ लो कि जिस पर्टिकुलर इमेज को आप किसी पर्दे पे उतार सकते हैं, किसी स्क्रीन पे बना सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते, उतार सकते हैं, वो रियल इमेज है। लेकिन अगर कोई ऐसा इमेज है जो बन तो रहा है लेकिन आप उसको है ना किसी स्क्रीन पे दिखा नहीं सकते, तो वो हमेशा वर्चुअल इमेज। लेकिन ऑब्जेक्ट कब रियल और वर्चुअल होता है? क्या ऑब्जेक्ट भी रियल और वर्चुअल होता है? हाँ बिल्कुल होता है। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे डाइवर्ज करता हुआ रे बाहर आए, दूर दूर है सर, वो ऑब्जेक्ट रियल है। और किसी ऑब्जेक्ट का अगर फॉर्मेशन हो रहा है कन्वर्जिंग रेज से, ऐसे इंटर करता हुआ रेज से ऑब्जेक्ट की तरफ, तो वह हमेशा डाइवर्जिंग ऑब्जेक्ट है। हम क्या बताना चाह रहे हैं? सी दैट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज का टाइप। मान लीजिए यहां पे एक ऑब्जेक्ट है और इससे एक रे सीधा गया, टकरा के वापस आ गया। दूसरा रे यहां से डाइवर्ज करता हुआ रे निकला है, डाइवर्ज करता हुआ रे निकला है, डाइवर्ज करता हुआ रे निकला है। अब ये सब रे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता हुआ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता हुआ ऐसे लौट गया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट यहां है, इसका बनने वाला इमेज मिरर के पीछे। गौर करना, आप यहां स्क्रीन लगा भी देंगे तो आपको उस स्क्रीन पे कोई इमेज मिलेगा नहीं। दैट इमेज इज सेड टू बी वर्चुअल। और ऑब्जेक्ट से देखो डाइवर्ज करता हुआ रे निकल रहा है, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रियल। क्या ये समझ में आया? बोलो बोलो, आवाज आ रही है? यस ये समझ में आया क्या लिखे हैं? देखो फिर से बता दीजिए। हाँ बिल्कुल। एक और बताएंगे ना तो कंपैरिजन करके बताना ज्यादा इजी रहेगा। हम दो फिगर यहाँ एक साथ बना रहे हैं, जरा गौर करना। फिर से वो फिगर एक बार बना रहे हैं। यहाँ देखो सामने में ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से एक रे सीधा गया, टकरा के वापस आ गया। आप चाहो तो इसको हाइपोथेटिकली पीछे बढ़ा दो। दूसरा किसी पॉइंट पे गिरा और वहां से रिफ्लेक्ट हुआ, आप इसको हाइपोथेटिकली पीछे बढ़ाओ, कहीं इमेज बन जाएगा। तीसरा यहां से यहां गया और फिर से ये रिफ्लेक्ट हुआ, इसको भी हाइपोथेटिकली बढ़ाओ तो यहां इमेज। अब देखो गौर से, हम जो बोल रहे हैं वो समझो। जहां इमेज बना है क्या वहां एक्चुअल रेस पहुंचा है? एक्चुअल रे वहां पहुंचा है क्या मिरर के पीछे?
नो सर। नहीं, तो ये वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल। और ऑब्जेक्ट जो दिख रहा है वहां से डाइवर्ज करता हुआ रेज बाहर आ रहा है। अरे मिरर के सामने है यार। तो ये है रियल। अब एक और फिगर देखो, दूर से कहीं रेज इस पे गिर रहा है। देखो ऐसे रेज इस पे दूर से कहीं से आ रहा है। जब हम लोग इसको हाइपोथेटिकली बढ़ाएंगे पीछे, तो एक पॉइंट पे कटा। अब देखो क्या होगा, ये इंसिडेंट रे तो यही है, इंसिडेंट रे ये है ना, रिफ्लेक्ट करेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा और यहां कट जाएगा। बोलो सही है? यस सर। तो यहां क्या बना, यहां ऑब्जेक्ट है कि इमेज? इमेज बनेगा। यहां इमेज है, इसका ऑब्जेक्ट क्या मिरर के पीछे ये वाला काम करेगा ऑब्जेक्ट की तरह? अब बताओ जरा सोच के, क्या वाकई में ऑब्जेक्ट जहां है वहां से रे निकला था? तो फिर से क्वेश्चन बोलेगा। हम बोले जहां ऑब्जेक्ट अभी दिखाई दे रहा है वहां से रे निकला है कि वहां आ रहा है रे? वहां रे आ रहा है। वहां रे आ रहा है, सही है। कन्वर्जिंग रेज है ना, ऐसे दूर दूर से आ रहा है ना। देखो इन दोनों को देखो, दूर दूर से आ रहा, मिलने आ रहा है। देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वर्चुअल। ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। और इस बार जो इमेज है वो एक्चुअल रेज से बना है, तो इमेज इज रियल। आई होप सो क्लियर हो रहा है। दोनों फिगर देखो, मिलाओ दोनों फिगर को। अरे यार ऑब्जेक्ट जो मिरर के सामने है वो रियल है, जो मिरर के पीछे है वो वर्चुअल है। सिंपल। क्या बोलते हो, सही है? थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर दें, ये लेंस भी लीजिए। लेंस, यहां लेंस पे एक ऑब्जेक्ट है, यहां से रे निकला, ये चाहता है कहीं यहां पे इमेज का फॉर्मेशन करना, ये चाहता है कहीं यहां पे इमेज का फॉर्मेशन करना, लेकिन इसके रास्ते के बीच में एक प्लेन मिरर लगा हुआ है। तो रे यहां से चलेगा जरूर, मिरर पे गिरेगा, रिफ्लेक्ट होके यहां आएगा, चलेगा जरूर, मिरर पे गिरेगा, रिफ्लेक्ट होके यहां आएगा। अब हम जो लिख रहे हैं उसको बहुत ध्यान से देखिए। ये मिरर है, ऑब्जेक्ट जहां पहला इमेज बनाना चाहता था वो I1 है, और जहां फाइनल इमेज बना वो I2 है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब तुम बताओ, लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन, इमेज कौन? बताओ जी, लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? तो थोड़ा साइड है ना, कंपेयर कर लो। ठीक है, सोच लो। तो I2 हो जाएगा रियल इमेज। लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कौन? तो ऑब्जेक्ट I1 होगा। लेंस के लिए भाई, मिरर नहीं, लेंस। लेंस, लेंस के लिए O इज ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट O एंड I1 इज इमेज। लेंस के लिए ऑब्जेक्ट O है, I1 इमेज है। ऑब्जेक्ट रियल है, और जो इसका इमेज बन रहा है वो भी रियल तौर पे वहां कटना चाहता है। जो रेज निकला था वो रियल तौर पे यहां कटना चाहता है, बीच में मिरर आ गया है, इस वजह से प्रॉब्लम है। नहीं तो अगर मिरर को हटा दीजिएगा तो ये लेंस ठीक ठाक वहां ले जाके कट कर रहा था। तो इसका जो इमेज है वो भी रियल है। जब आप बात करते हैं मिरर का, तो मिरर का ऑब्जेक्ट है I1, ये इसका ऑब्जेक्ट है, और मिरर का इमेज है I2। क्या मेरी बात समझ में आई? मिरर का ऑब्जेक्ट है I1 और इमेज है I2। और ऑब्जेक्ट बताओ, मिरर को देखो, मिरर को देखो,
ऑब्जेक्ट बताओ रियल है या वर्चुअल? वर्चुअल। वर्चुअल है, वेरी गुड, वर्चुअल है। और इमेज इसका कैसा है भाई? रियल। इमेज रियल है। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, कहीं कोई डाउट? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो जैसे हम लोगों के पास ये एक मिरर है, प्लेन मिरर, और ये एक दूसरा प्लेन मिरर है। इस मिरर को आप M2 मान लो, ये मिरर है आपका M1। यहां पे एक ऑब्जेक्ट है O, इससे रे निकला, फिर यहां गया, फिर यहां से रिफ्लेक्ट। समझ पा रहे होगे? पहला बार रिफ्लेक्शन में जो इमेज बना है वो यहां है I1, और सेकेंड टाइम रिफ्लेक्शन में जो इमेज बना है वो यहां पे है I2। ओके, क्लियर ना? क्या जी समझ में आ रहा है? M1 का ऑब्जेक्ट कौन, इमेज कौन, बताओ जरा। मिरर 1 का ऑब्जेक्ट कौन और इमेज कौन? ऑब्जेक्ट O होगा और इमेज I1। वेरी गुड। जो ऑब्जेक्ट है वो रियल है या वर्चुअल? ऑब्जेक्ट तो सर रियल। हाँ, ऑब्जेक्ट यहाँ रियल है। और इमेज कैसा है? वर्चुअल। वर्चुअल। अब आओ मिरर 2 पे। मिरर 2 का ऑब्जेक्ट कौन, इमेज कौन? मिरर 2 का ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट I1। I1 है। और इसका इमेज कौन है? I2। I2 है। अब बताओ ये ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल या वर्चुअल? वर्चुअल। रियल है, रियल। क्योंकि आप मानिए अगर इसको ऑब्जेक्ट, तो इससे रे डाइवर्ज करता हुआ निकल रहा है ना, डाइवर्ज दूर जा रहा है ना। यस सर, यस सर। तो इस बार जो हमारा ऑब्जेक्ट है I1 इज अ ऑब्जेक्ट व्हिच इज अ रियल ऑब्जेक्ट फॉर M2 एंड I2 इज द वर्चुअल इमेज। आई होप सो समझ में आया? यस सर। ये डाइवर्ज करता हुआ। अच्छा चलो ना, एक और रे देखो, यहां गिरा, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ, और फिर यहां से जब रिफ्लेक्ट होगा इधर आएगा तो ये लगेगा यहाँ जा रहा। तो देखो इसको अगर ऑब्जेक्ट मान रहे हो तो इससे दो रे डाइवर्ज करता हुआ जा रहा ना। तो I1 is the real object and I2 is the virtual image। क्लियर हुआ? अब एक और चीज छोटा सा उसको भी देख लो। हमेशा ध्यान रखना, इन प्लेन मिरर के केस में स्ट्रेट लाइन joining object and its image must be perpendicular on plane of mirror, must be perpendicular on plane of mirror। जो भी हमारा ऑब्जेक्ट और उसके इमेज को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन होता है, हमेशा ध्यान रखना वो मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। अब आप इस बात को ध्यान में रख के हमको बताइए कि ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका हम आपको 3 इमेज दिखा रहे हैं। एक इमेज I1 यहां है, एक इमेज I2 यहां है, और एक इमेज I3 यहां है। बताओ इसमें से कौन करेक्ट इमेज का पोजीशन बनाया गया है? I1, I2 या I3, कौन है करेक्ट इमेज? I2।
I2 है करेक्ट इमेज, वेरी गुड। देखो जरा, ये राइट है, बाकी ये सब भ्रम है, यहां बनेगा ही नहीं कुछ। आप देखिए ना, अगर आप यहां रे गिराते भी हैं तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके इधर जाएगा और लगेगा यहीं से आ रहा है। अगर आप रे यहां गिराते भी हैं तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके इधर जाएगा, लगेगा रे यहां से आ रहा है। बात समझे? तो इमेज तो केवल I2 के जगह पे ही बनना है, बाकी तो सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया गया। ये इमेज का पोजीशन थोड़ी ना। हमेशा ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट और इमेज को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन होगा वो हमेशा प्लेन मिरर के ऊपर होगा, परपेंडिकुलर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। स्टार्टिंग क्लास है, बेसिक्स है सब कुछ। अगले दिन से प्लेन मिरर में और भी बहुत सारा इंटरेस्टिंग चीज है, उसको अगले दिन से फॉलो अप करेंगे। ओके सर ये वाला चैप्टर स्कूल में बहुत तेजी से पार कर दिया, थोड़ा आराम से पढ़ेगा। एकदम आराम से चलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो कोर्स अपना ऐसे चलेगा ही ना, पढ़ाई होते रहेगा, तो ध्यान रखना, ठीक है।